तो प्रिय विद्यार्थियों, अब हम जो बम्बोर में विद्या बाल निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय बम्बोर में कक्षा 10th का विज्ञान का प्री बोर्ड हुआ था, उन प्रश्न को हम सोल्व करते हैं। किसी दर्पण से आप चाहे कितनी दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, संभवतः दर्पण है। तो हमें पता है कि दर्पण का प्रतिबिंब हमेशा उत्तल और समतल में ही सीधा बनता है, और हमेशा उत्तल में जो प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु का सीधा बनता है, अर्थात आभासी बनता है, वह वस्तु से छोटा बनता है। लेकिन समतल में जो सीधा प्रतिबिंब बनेगा वो वस्तु के बराबर बनेगा। तो यहाँ पर हमारा विकल्प द सही होगा, यानी या तो समतल अथवा उत्तल। यहाँ न्यू कंसेप्ट क्लासेज उन्हीं प्रश्नों को प्री बोर्ड के अंदर सम्मिलित कर रहा है जो 10th की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। चलिए, कोई किरण पृष्ठ पर लंबवत आपतित होती है तब अपवर्तन कोण का मान क्या होगा। तो यहां पर आपको समझना है प्रिय विद्यार्थियों, कोण आई प्लस कोण आर बराबर होता है 90 डिग्री, तभी अपवर्तन की घटना होगी। कई बार हम सोचते हैं अपवर्तन में कोण आई और कोण आर बराबर होंगे तो अपवर्तन की घटना नहीं होगी, यानी कोण आई और कोण आर बराबर होंगे तो इसका मतलब है कि दोनों माध्यम सेम है, यानी जो माध्यम है वो सेम है। और जब माध्यम सेम होता है तो प्रकाश का वेग भी समान होगा, और जब प्रकाश का वेग समान होगा तो अपवर्तन की घटना होगी नहीं, क्योंकि प्रकाश की किरण तभी विचलन दर्शाएगी जब दो माध्यम का, यानी दोनों माध्यम का में क्या होते हैं कि दोनों माध्यम अलग अलग होते हैं, अर्थात उनमें प्रकाश का वेग अलग अलग होता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कोण आई प्लस कोण आर बराबर 90 डिग्री, यह अपवर्तन में होता है, जबकि परावर्तन में कोण आई बराबर कोण आर होता है। यह बहुत ही मेजर डिफरेंस है। तो चलिए, यहाँ पर कोई पृष्ठ पर लंबवत आपतित होती है, इसका मतलब हम कह सकते हैं जैसे यहाँ पे आपतित होती है डायरेक्ट, तो यहाँ 90 डिग्री का कोण बनता है। इसके साथ में इस प्रकार हम देखें तो यहाँ पे हम कहेंगे कि अपवर्तन कोण का मान क्या होगा, तो कोण आई प्लस कोण आर बराबर 90 डिग्री। तो यहाँ पर कोण आई का मान अगला कह रहा है 90 डिग्री है, तो कोण आर बराबर 90 डिग्री। कोण आर चाहिए, ये 90 डिग्री इधर आएगा तो कोण आर बराबर क्या हो जाएगा 0 डिग्री। तो ये विकल्प सी सही होगा। निम्न चित्र में परावर्तन कोण का मान क्या होगा। चलिए, इसमें आपने कौन सा आंसर के अंदर ऑप्शन में लगाया होगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 40 डिग्री, बी ऑप्शन 90 डिग्री, स ऑप्शन 50 डिग्री और स ऑप्शन, और यहाँ पे द है 60 डिग्री। चलिए, इसके बारे में देखते हैं। यहाँ पे ये द विकल्प है। तो यहां पर एक आपको दिख रहा होगा ये 40 डिग्री है, इसको देखकर आप 40 मत कर देना, क्योंकि यहां पर हमें पता है कोण आई अभिलंब और आपतित किरण के बीच में कोण आई बनता है, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में कोण आर बनता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपने समकोण त्रिभुज पढ़ा होगा, इसका मान 90 डिग्री होता है। यदि यहाँ बीच में रेखा खींच दी जाए, इसका मान 30 डिग्री है, तो हमें पता है इसका मान कितना डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा। शेष कोण क्या होगा 60। इसी प्रकार देखिए, यहाँ पर कोण 40 है और यहाँ पर इसका कोण कितना होगा, तो 50 डिग्री होता है, ये कोण आई होता है। तो अपवर्तन परावर्तन में हम जानते हैं कोण आई बराबर कोण आर होता है। तो यहां पर जब इसका मान 50 डिग्री आएगा तो विकल्प सी हमारा सही होगा, यानी कोण आर का मान भी 50 डिग्री आएगा। आपको कहे अपवर्तन और परावर्तन में क्या अंतर है, तो हम कह सकते हैं परावर्तन के अंदर कोण आई बराबर कोण आर होता है, जबकि अपवर्तन की घटना के दौरान कोण आई प्लस कोण आर बराबर 90 डिग्री होता है। ये ध्यान रखें, बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है। दिखने में सरल लगते हैं लेकिन दोनों ही बहुत फैक्ट इतने खतरनाक हैं। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। मानव नेत्र का कौन सा भाग नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो यहाँ पर विकल्प में देखिए रेटिना। रेटिना पे तो क्या होता है प्यारे बच्चों, वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, और वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर हमेशा क्या बनता है, आप यानी हम कहें रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है वास्तविक बनता है और छोटा बनता है, और दूसरी हम बात करें तो यहां पर क्या बनेगा, वास्तविक छोटा और उल्टा बनता है। यह ध्यान रखें रेटिना पर। दृष्टिपटल रेटिना का ही नाम है हिंदी में, परितारिका यहाँ पे विकल्प सही होगा। कोर्निया प्यारे बच्चों क्या होता है, यह कोर्निया काले रंग का होता है। यह शरीर का एकमात्र भाग होता है जो मानव मान लीजिए 9 महीने से लेकर यदि वो 90 साल तक जीता है, या जो भी अगले यानी यमराज की इच्छा है वो कितने साल तक जिए, जब तक वो जीता है कोर्निया का आकार बराबर रहता है। शरीर का एकमात्र ऐसा अंग है जिसके आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता, वो है कोर्निया। चलिए नेक्स्ट, निम्न प्रतिरोध का तुल्य प्रतिरोध
क्या होगा, यहां पर ये विकल्प दिया हुआ है श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में प्रिय विद्यार्थियों जानते हो आर तुल्य जो आपके पास में होता है वो होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 और प्लस डेश डेश Rn होता है। यहां पर 3 ही मान है तो 2 प्लस 2 बराबर मेरे पास में कितने ओम आ जाएगा, 6 ओम आ जाएगा। तो विकल्प ब सही होगा। अननम यानी न्यू कंसेप्ट क्लासेज उन्हीं प्रश्नों को इन्वॉल्व करता है, यहां पर समय कम लगे, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो। चलिए लघुपतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है। सबसे पहले तो आपको लघुपतन को समझना है। शॉर्ट सर्किट आप कभी घर में देखते होंगे प्यारे बच्चों, आपने गलती से ये जो आपके पास में एक सर्किट होता है उसके अंदर आप हीटर की पिन लगा देते हैं, अचानक भचीड़ बोलता है और यहां पर ये तार जल जाता है, इसे कहते हैं शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट में होता क्या है, जब कोई धनावेशी तार ऋणावेशी तार के संपर्क में आता है तो लघुपतन होता है। और ये पूरा का पूरा वीडियो न्यू कंसेप्ट क्लासेज के प्ले लिस्ट में जाकर आप क्लास 10th में आसानी से ढूंढ सकते हैं। ज्यादा और डिस्कस करेंगे समय आपका खराब होगा, तो इसका डायरेक्ट विकल्प होगा बहुत अधिक हो जाता है, विद्युत धारा का मान बहुत अधिक हो जाता है, यानी प्रतिरोध का मान घट जाता है, शून्य हो जाता है, तो यानी बहुत अधिक विद्युत धारा का मान बढ़ जाता है। पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित होता है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी। तो यहां पर क्या होता है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अधोमुखी होती है। आपने क्या है कि ये कुंडली मैंने पढ़ाई थी, विद्युत धारा की दिशा देखिए, धनावेशित कण की दिशा उत्तर की चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित होती है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी। तो जब कोई विद्युत धारा की दिशा ऊपर की ओर होती है तो यहां पर चुंबकीय क्षेत्र जो लगता है इस कुंडली में ए से बी की ओर विद्युत धारा है तो इसमें नीचे की ओर है अधोमुखी होगी। तो यह कंसेप्ट समझ गए होंगे खंड ब। ध्यान रखिए प्रिय विद्यार्थियों, यहां पर जो आपके पेपर में पैटर्न आएगा वार्षिक में 12 एबसद के प्रश्न आएंगे, 6 रिक्त स्थान के आएंगे। उसके बाद में जो यह आपके पास में पहला प्रश्न रहेगा जिसके छोटे छोटे विकल्प रहेंगे, ये बी विकल्प रहेगा। फिर इसके बाद में तीसरे प्रश्न से लेकर आगे के जो प्रश्न आएंगे 30 नंबर तक के, यानी टोटल सवाल 30 नंबर के आपके एक एक नंबर के प्रश्न आते हैं इन सभी को मिलाकर। तो उम्मीद करते हैं इसी प्रकार का पैटर्न आएगा, तो जुड़े रहें और भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपको मिलते रहेंगे। रिक्त स्थान की पूर्ति करो। किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति सहज सूचित होती है। यहां पर हम क्या करते हैं, विद्युत धारा का नाम देखते ही यहां पर आंसर टपका देते हैं, यहां पर एमीटर, क्या टपका देते हैं, एमीटर, जबकि हमारा यह कथन गलत हो जाता है। प्यारे बच्चों एमीटर क्या करता है, विद्युत धारा को मापता है, यानी परिमाण में मापता है, जैसे 6 एम्पियर है या 7 एम्पियर है। यहां पर लाइन पढ़े, विद्युत धारा की उपस्थिति स्वयं सूचित होती है, केवल विद्युत धारा की दिशा को दर्शाता है, तो वो होता है हमारा गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर तो यह आप समझ गए होंगे, गैल्वेनोमीटर का संकेत जी इस प्रकार से होता है और एमीटर का मैंने बताया था इस प्रकार का प्लस और माइनस ये होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न ये है, विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को कहते हैं, बिल्कुल सरल है ये तो, विद्युत धारा क्या कहलाता है, विद्युत धारा कहलाता है। विद्युत के आवेश की प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। नेक्स्ट है गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी की। तो ध्यान रखें, देखिए क्या है, यहां पर हम जानते हैं R बराबर होता है 2F। तो यहां पे प्रश्न है वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की क्या होती है। यहां पर देखिए फोकस दूरी क्या है, 2F होती है। तो यहां पर हमारे विकल्प के अनुसार क्या हो जाएगा, फोकस दूरी की क्या होगी, दुगुनी होगी, दुगुनी, यानी फोकस दूरी की, जब फोकस दूरी को 2 से गुणा करते हैं तो वक्रता त्रिज्या आती है, फोकस दूरी की दुगुनी होती है। नेक्स्ट है हमारे पास में प्रश्न, निकट दृष्टि दोष में प्रयुक्त नेत्र के लिए प्रतिबिंब कहां बनता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, रेटिना से पहले बनता है। तो आप न्यू कंसेप्ट क्लासेज से जुड़े रहें। अब आपको प्रकाश का संपूर्ण पाठ्यक्रम जारी होगा, उसके बाद में हम कार्बन वाला पार्ट लेकर आएंगे, उसके बाद में हम जो अभिक्रिया हैं धातु अधातु हैं वो तमाम फैक्ट लेके आएंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। रेटिना पर प्रतिबिंब कैसा बनता है, अभी मैंने बताया था वास्तविक छोटा, वास्तविक बनता है, छोटा बनता है और उल्टा बनता है। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। एक चालक तार में एक आवेश प्रवाहित हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी। तो आपको प्रश्न भी सोल्व कराया हुआ है, Q बराबर NE होता है और यहां पर है इलेक्ट्रॉन की संख्या N बराबर Q बट्टा E।
1 कूलाम आवेश पूछा है, इलेक्ट्रॉन पे आवेश 1.6 गुणा 10 की घात -19 होता है। जब ये ऊपर जाते हैं तो 6.25 गुणा 10 की घात 18 हमारे पास में इलेक्ट्रॉन की संख्या आती है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में यह है, कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ने पर कौन सा आवेश उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर यदि हम कहीं किसी भी चीज़ को हम रगड़ेंगे, मान लीजिए रगड़ते हैं तो उसमें से क्या है, कुछ बाहर निकलता है। जैसे आप अपनी त्वचा को रगड़ेंगे तो खून बाहर आ जाता है, बाहर निकलने का मतलब है इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, उस पर प्लस आवेश आता है। तो वो रेशम के कपड़े से रगड़ने पर कौन सा आवेश उत्पन्न होगा, धनावेश उत्पन्न होगा। स्नो का नियम क्या है, चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। यदि किसी चालक तार में विद्युत धारा एस का मतलब है दक्षिण, एन का मतलब है उत्तर, ओ का मतलब है ओवर, डब्ल्यू का मतलब है यानी पश्चिम। तो हम कहें किसी चालक तार में विद्युत धारा उत्तर से यानी दक्षिण से उत्तर दिशा में प्रवाहित हो रही है और चुंबकीय सुई को इसके ऊपर रखें तो इसका विक्षेप पश्चिम की ओर होगा। यह स्नो का नियम है। यानी जब किसी चालक तार में विद्युत धारा दक्षिण से उत्तर दिशा में प्रवाहित हो रही है, इसके ऊपर चुंबकीय सुई को रखने पर चुंबकीय सुई का विक्षेप पश्चिम दिशा में होता है। इसे स्नो का नियम कहते हैं। चुंबकीय बल रेखाओं के 2 गुणधर्म लिखिए, बिल्कुल सरल है और इसका वीडियो भी डाला हुआ है कि चुंबकीय बल रेखाएं हमेशा बंद वक्र बनाती है, चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है और चुंबकीय बल रेखाएं जहां पर ज़्यादा है वो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को दर्शाती हैं। चुंबकीय बल रेखाएं काल्पनिक बल रेखा होती है। तो इनमें से आप कोई भी 2 गुणधर्म लिख सकते हैं, इनका तमाम वीडियो डाला हुआ है। छड़ चुंबक में चुंबकीय बल रेखा को दर्शाने का केवल चित्र बनाइए, यह भी आपके पास में इस प्रकार का वीडियो डाला हुआ है। ध्यान रखें ये एन है और ये एस है और उत्तरी ध्रुव से चुंबकीय बल रेखा निकलती है और दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती है। चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है, इनकी दिशा चुंबक के अंदर दक्षिण से उत्तर की ओर होती है, अर्थात हम कह सकते हैं उत्तर से दक्षिण की ओर होती है तो उत्तर से बाहर निकलती है, दक्षिण की ओर प्रवेश करती है। तो यह आप समझ गए होंगे, इस प्रकार का डायग्राम आता है और यह पहले भी हमने इनको पढ़ाया हुआ है। तो चलिए मान लीजिए यह आपके समझ में इस प्रकार से आ गया होगा, जैसे आपको एक वलय दे देता है और यहाँ पर यह डायरेक्शन दे देता है। बताइए यह चुंबक का कौन सा ध्रुव होगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर ध्यान रखना, चुंबकीय बल रेखाएं अंदर प्रवेश कर रही है तो यह दक्षिणी ध्रुव की तरह व्यवहार करेगा। मानव नेत्र का नामांकित चित्र बनाइए, इनका हम विस्तार से पढ़ेंगे जब अगला मैटर पढ़ते हैं, तो मानव नेत्र का आपको कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। आभासी व वास्तविक प्रतिबिंब में 2 अंतर लिखिए। देखिए आभासी प्रतिबिंब हमें बताया हुआ है कि आभासी प्रतिबिंब सीधा बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है। आभासी प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, जबकि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। समांतर क्रम समायोजन में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। ये बिल्कुल इनके पूरे के पूरे वीडियो अपलोड किए हुए हैं, तो आप न्यू कंसेप्ट क्लासेज के प्लेलिस्ट में जाइए, क्लास 10th में जाइए, आपको ये पूरा का पूरा सोल्व करने वाला प्रश्न मिल जाएगा। क्योंकि एक बार जब हमने प्रश्न को सोल्व कर लिया है तो उसमें बार बार हमें समय खराब नहीं करना है। निम्न में से तुल्य प्रतिरोध का मान बताइए। तो यहां पर आप समझ गए होंगे प्यारे बच्चों, ध्यान रखना जब भी किसी चालक तार में धारा विभाजित होती है वो समांतर क्रम समायोजन होता है। पहले हम इन दोनों को जोड़ लेते हैं, 2 और 2 4, इन दोनों को जोड़ लेते हैं तो 4, हमारे पास में इस प्रकार का एक क्या हो जाता है, तार बन जाता है। यहां पर 4 ओम, यहां पर 4 ओम। चलिए इसको हल करने का एक आसान तरीका ये भी है, R1 R2 R1 प्लस R2। तो R तुल्य क्या आएगा, R तुल्य 2 प्रोसेज हैं इनको हल करने के। जब आपके समांतर क्रम में केवल 2 ही प्रतिरोध दिए हुए हो तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। R1 का मान है 4 गुणा 4 बट्टा 4 प्लस 4, तो 4 को 4 से गुणा किया 16, 4 4 8, तो हमारे पास में 2 ओम आंसर आ गया। एक तो यह फॉर्मूला। एक दूसरा फॉर्मूला होता है, एक R तुल्य बराबर होता है 1 बट्टा R1 प्लस 1 बट्टा R2। आप खुद बताइए प्रिय विद्यार्थियों, जब आप इसका यानी हम लेसपे लेके इस समीकरण को सोल्व करते हैं तो वही हमारे पास में समीकरण आता है। तो चलिए इसमें 1 बट्टा R1 यानी 1 बट्टा 4 प्लस 1 बट्टा 4, यह थोड़ा लेंथी प्रश्न सोल्व करने का फॉर्मूला हो जाता है। तो चलिए आप इस मेथड से भी हल कर सकते हैं, उससे भी कर सकते हैं।
इसका जब हम लसागु लेते हैं तो हमारे पास में आता है 4 से 4 कटेंगे तो यहाँ पे 4 गुणा 1/4 प्लस 4 गुणा 1/4, तो यह 1 और यहाँ पे 1 प्लस 1 हो गया 2, डिवाइड में आ गया 4, 1/r तुल्य। ये मेरे पास 1/r तुल्य का मान है, जबकि मुझे प्यारे बच्चों चाहिए r तुल्य का। तो मैं कहूँगा r तुल्य बराबर हो जाएगा, जब मैं इसको उल्टा करता हूँ ये मान भी उल्टा होगा, 4/2 बराबर 2 ओम हो जाएगा। तो यह दोनों में से जो भी आपको फॉर्मूले अच्छे लगे उनसे आप सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। विद्युत जनित्र का यहाँ पे देखिए, यहाँ पर प्यारे बच्चों हो क्या रहा है कि यहाँ जो ये विद्युत धारा इस प्रकार से जा रही है और यह जा रही है, ये वाला पोर्शन पूरा का पूरा श्रेणी क्रम बन रहा है। जब तक विद्युत धारा यानी तारों का ऐसा समायोजन जिसमें विद्युत धारा फट जाती है यानी अपना रास्ता अलग अलग कर लेती है, वो समांतर क्रम है। जब तक धारा सीधी चलती है वो श्रेणी क्रम है। यहाँ देखिए धारा सीधी जा रही है, फटेगी नहीं, तो ये वाला भाग श्रेणी क्रम हो गया, ये वाला भाग श्रेणी क्रम हो गया। तो मेरे पास में इसी प्रकार का क्या हो गया, तार बन गया 4 ओम और 4 ओम। तो आप इससे आंसर निकाल सकते हैं। चलिए विद्युत जनित्र का सिद्धांत, नामांकित चित्र, बनावट और क्रियाविधि पूरा का पूरा ये वीडियो डाला हुआ है। इस बार ध्यान रखें 100% वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 3 नंबर का ये प्रश्न है विद्युत जनित्र का। एक अवतल दर्पण में 20 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु का प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर दूरी पे बनता है। दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी? देखिए मैंने पहले ही दर्पण के प्रश्न अच्छे से सोल्व कराए हुए हैं। 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f आता है। और जब अवतल दर्पण की बात आती है सब कुछ मान ऋणात्मक होता है। v भी माइनस में होगा, u भी माइनस में होगा और f का मान भी क्या होगा, माइनस में होगा। तो यहाँ पर हमारे जो फोकस दूरी का मान आएगा आंसर ऋणात्मक आना चाहिए। तो यह आप समझ गए होंगे। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है, अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र पर वस्तु रखने पर प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं इसका प्रतिबिंब का पूरा चित्र आपको आसानी से समझाया हुआ है। इसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर रखते हैं, प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है, लेकिन उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है, वस्तु के बराबर बनता है, m का मान -1 होता है। तो ध्यान रखें, यानी अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र पर वस्तु को रखने पर प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है। आपको इसका चित्र, रेखा चित्र बनाना है इस प्रकार का। आपको यहाँ पर मान लीजिए ये C है, यहाँ पर ये C है, आपने वस्तु को रखा और यहाँ से ये आपतित किरण परावर्तन के बाद फोकस से निकल जाती है। यहाँ आप इसको मिलान कर सकते हैं। फिर यहाँ से मुख्य अक्ष से आने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के बाद में क्या हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो यहाँ प्रतिबिंब बनता है, इसकी यह दिशा भी दर्शा देना। तो चलिए एक अवतल लेंस की वही बात, इसमें भी अवतल लेंस आ गया, सब कुछ ऋणात्मक होगा। और लेंस का ध्यान रखना प्रिय विद्यार्थियों, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f ये फॉर्मूला होता है। और दर्पण में 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है। कल से हम लेंस के बारे में यानी जो हमारे पास में जो प्रकाश वाला मैटर है उनको पूरा करने का प्रयास करेंगे। उत्तल लेंस में वस्तु को 2f और f के मध्य रखने पर प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? रेखा चित्र बनाइए। बिल्कुल बहुत ही इजी ये फैक्ट है, तो यह ध्यान रखें। हमारे पास में मान लीजिए ये कोई लेंस है, यह इसकी फोकस दूरी है, इसको f1 कहते हैं। यह है 2f, क्या होगी? 2f1 होगी। और यहाँ पर यदि मैं बात करूँ तो यह इस लेंस का f2 होगा, इधर होगा, यह 2f2 होगा। अब आपको प्रतिबिंब बनाना है, कौन सा कहाँ पे बनता है। तो हम यहाँ पर जब प्रतिबिंब के बारे में बात करते हैं तो 2f और f के बीच में इधर ही वस्तु को जब हम रखते हैं तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? यहाँ पर बनेगा। इनका छोटा बनेगा या बड़ा बनेगा, इनके बारे में हम पूरा का पूरा क्या है नेक्स्ट वीडियो में आपको आसानी से समझा देंगे। जैसे आपने दर्पण के बारे में प्रतिबिंब सीखे हैं, लेंस के बारे में एक एक प्रतिबिंब को हम समझते हुए पढ़ेंगे। तब तक धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। कल 26 जनवरी की सभी न्यू कंसेप्ट क्लासेज के जो विद्यार्थी हैं उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। वंदे मातरम।